2020 और 2021 के एक मिक्स बैग एक्सपीरियंस के बाद हमारे अंदर एक कंफ्यूजन सा आ गया है कि 2022 कैसा होगा। कुछ डेटा के आधार पर मैं आपके साथ चीजें डिस्कस करना चाहता हूं और देखते हैं एंड में कि 2022 विल बी द ईयर ऑफ अपॉर्चुनिटीज और द ईयर ऑफ चैलेंजेस। लेट्स डिस्कस। नमस्ते दोस्तों सबसे पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आपका। आपने ओशन हाउस के पहले एपिसोड को, मेरे पहले अटेम्प्ट को ढेर सारा प्यार और रिस्पांस दिया और आपके हर एक फीडबैक में मुझे सिर्फ एक ही मैसेज आया कि अगला एपिसोड कब आ रहा है, आप अगला कंटेंट कब लेके आ रहे हो। हमें इस तरीके के कंटेंट्स और देखने। और दोस्तों माफी चाहता हूं ओशन हाउस का अगला एपिसोड इतने लंबे गैप के बाद लाने के लिए। दोस्तों मैं कई दिनों से आउट ऑफ मुंबई ट्रैवल कर रहा था और इन दौरान मैं कंटेंट शूट नहीं कर पा रहा था। तो जैसे ही मुंबई रिटर्न आया उसके बाद वर्क लाइफ बैलेंस करने में टाइम चला गया और इन दौरान मैंने और ओशन हाउस की टीम ने कुछ नए डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशंस किए जिसकी अनाउंसमेंट मैं वीडियो के एंड में जरूर करूंगा। तो दोस्तों आज के टॉपिक के बारे में अगर हम बात करें तो 2020 हमारे लिए एक सबसे चैलेंजिंग ईयर रहा। हमने कभी अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें हमारे ही घर में जेल की तरह लॉक होके रहना पड़ेगा। हमारी जिंदगी की हर एक फ्रीडम जिसको हम फॉर ग्रांटेड लिया करते थे, जिसका वैल्यू हम नहीं किया करते थे, हमें उसकी वैल्यू होने लगी, हमें उसकी कदर होने लगी। हमारे लिए घर के बाहर स्टेप आउट करना हमारे लिए एक बहुत कॉमन सी बात हो गई थी। इतना फ्रीडम तो हर एक के लाइफ में होता है, ये कौन सी बड़ी बात है। लेकिन नहीं, 2020 ने हमें सिखाया है कि घर के बाहर कदम रखना भी हमारे लिए कोई ब्लेसिंग से कम नहीं है। दोस्तों 2020 तो जैसे तैसे गुजर गया, लेकिन 2021 ने हमें कुछ और चैलेंजेस दिखाए, कुछ और नए अपॉर्चुनिटीज भी दिखाए। लेकिन 2022 हमारे लिए क्या नया लेकर आ रहा है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनकर रह गया है। 2021 के एंड की तरफ अगर हम फोकस करते हैं तो ठीक 2020 के एंड की तरह ही यहाँ पे भी कोविड केसेस बढ़ते जा रहे हैं और 2022 के शुरुआत में ही कोविड केसेस ने अपना पीक लेना शुरू कर दिया है। दोस्तों सिर्फ यही नहीं, कोविड केसेस के अलावा हमारे सामने जो अगला चैलेंज तैयार हो रहा है वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इन्फ्लेशन हर एक देशों में परेशान कर रहा है। हर देश की इकोनॉमी आज के टाइम पे यही सोच रही है कि इन सारे सिचुएशंस को कैसे डील किया जाए। एक तरफ कोविड केसेस ने साल की शुरुआत में ही पीक पे जाना शुरू कर दिया है, दूसरी तरफ डिमांड के बढ़ते हम सप्लाई चेन को मैच नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन रेट्स बढ़ते जा रहे हैं और हर देश का इकोनॉमी इस बात को लेकर परेशान है। इन्फ्लेशन की मेन वजह क्या हो सकती है? डिमांड एंड सप्लाई से हमारी इकोनॉमी बैलेंस रहती है। अगर एक्सेसिव डिमांड हो और सप्लाई चेन उस डिमांड को मैच नहीं कर पाए तो प्राइसेस हाइक होते हैं और इसके रहते इन्फ्लेशन बढ़ते हैं। लेकिन इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ने के पीछे वजह क्या है? वजह एक ही है दोस्तों, पेंडेमिक। दोस्तों पेंडेमिक ने हमारे लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी है जिसकी वजह से हम कुछ हद तक अपने प्रॉब्लम्स को बैलेंस तो कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही कोविड केसेस बढ़ जाते हैं ये वापस इंपैक्ट करने लगता है उन सारी इंडस्ट्रीज को जहां पे लेबर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज के टाइम पे सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज सफर कर रही है लेबर शॉर्टेज की वजह से। करंट टाइम पे बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को लेबर शॉर्टेज बहुत परेशान कर रही है, जिसकी वजह से हाई डिमांड को हम सप्लाई चेन के थ्रू मैच नहीं कर पा रहे। दोस्तों डिमांड अगर 100 लोगों की है और हम सिर्फ अगर 30 लोगों का खाना अरेंज कर पा रहे तो फिर ये जो 70 लोगों का गैप है वो हम कैसे फिल करेंगे? उन 70 लोगों का गैप फिल करने के लिए इंडस्ट्रीज प्राइस हाइक कर देती है। प्राइस हाइक करने की वजह से लोगों को सफर करना पड़ रहा है और सिर्फ लोगों को ही नहीं दोस्तों, दुनिया के हर एक देश को ये सफर करना पड़ रहा है। ये तो कुछ सिचुएशंस है जो हम पिछले 2 साल से देख भी रहे, लेकिन क्या 2022 पिछले साल से बेटर हो सकता है? और अगर हो सकता है तो ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स है जिसे हमें फोकस करना है? सबसे पहले अगर हमें किसी चीज पे फोकस करना है तो हमें उन सारे नेगेटिव एस्पेक्ट से बाहर आना होगा। दोस्तों हमारा माइंडसेट एक डर के अंदर कैद हो गया है। अगर मैं इन सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स को कंक्लूड करूं तो डेटा फिल्टर करने के बाद मुझे यही बता रहा है कि 2022 के एंड तक शायद हम एंडेमिक देख सकते हैं और शायद इस साल के एंड तक हम इस वायरस पे टोटली काबू पा सके। दोस्तों मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि 2023 में कोरोना वायरस का नामो निशान नहीं रहेगा, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि शायद हम 2023 में कोरोना वायरस का इंपैक्ट ऑलमोस्ट ना के बराबर देखें।
तो 2021 में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से 2022 में मैं इतना पॉजिटिव फील कर रहा हूं? दोस्तों, हमारी इकोनॉमी लगभग हर साल 20% की जीडीपी ग्रोथ दिखा रही है और ये कंसिस्टेंटली हर साल बढ़ते जा रही है। तो आपका सवाल होगा कि पिछले 2 साल में ऐसे कौन से एरियाज है जिसके थ्रू हम लोगों ने इकोनॉमी में ग्रोथ की और 2022 में हम अपना कंट्रीब्यूशन देकर अपना और देश का फायदा कर सकते हैं। दोस्तों, पर्सनल ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो आप भी शायद ये समझ सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड हम डिजिटल एरा में चल रहे हैं। हर जगह हमने ऑल्टरनेटिव एनर्जी और डिजिटल इंप्लीमेंटेशन को देखा है और आपको जानकर खुशी होगी कि इंडिया ने हर जगह इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है। दोस्तों, करंट टाइम में अगर हम देखते हैं तो मोबिलिटी इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा कंपनीज ने वर्ल्ड वाइड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है। एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज ने टारगेट रखा है कुछ सालों में ही 50% से ज्यादा हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कंज्यूमर तक लाने में कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये चेंजेस हमें बता रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इज द न्यू थिंग। दोस्तों, वो दिन अब नहीं रहे जब गाड़ियों के बारे में अगर हम सोचते हैं तो पेट्रोल और डीजल जैसे फ्यूल के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। आज हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल ने न सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की अपॉर्चुनिटी दी है बल्कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में अपना करियर बनाने की अपॉर्चुनिटी भी दे रही है। जी हाँ दोस्तों, दिस इंडस्ट्री इज इन हाई डिमांड। इस इंडस्ट्री में वेल स्किल्ड प्रोफेशनल्स की नहीं बल्कि बेटर आइडियाज को भी वेलकम किया जा रहा है जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हो और उनके पास एक ऐसा प्रोडक्ट हो जो कंज्यूमर्स को ज्यादा पसंद आए। दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जब आने वाले कल में हम 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल को ही अपनाना पसंद करेंगे। पॉल्यूशन लेवल को देखते हुए हमारे देश की गवर्नमेंट ने भी ये विजन रखा है कि आने वाले कल में हम 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करें। तो सोचिए जरा, इलेक्ट्रिक व्हीकल को जब हम 1% भी यूज नहीं कर रहे हमारे पॉपुलेशन के बेसिस पे, जब ये 100% पे आ जाएगा तो ये इंडस्ट्री कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज को पूरा करेगा। एस्पेक्ट नंबर 2, ऑल्टरनेटिव एनर्जी। दोस्तों, अगर आपको पता ना हो तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कोल्स पर डिपेंडेंट है और कई सालों से हम कोल्स की माइनिंग करते जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोल्स की माइनिंग आगे पॉसिबल नहीं है या फिर कोल्स की कोई क्राइसिस होने वाली है, लेकिन पिछले 2 साल से ये जो मॉनसून की सिचुएशंस हम फेस कर रहे हैं जिसमें मॉनसून कई महीनों तक एक्सटेंड हो गया है, इसके कारण कोल माइनिंग में प्रॉब्लम हो रही थी। तो कई ऐसे न्यूज सामने आना शुरू हो गया था जिसमें हम सुन रहे थे कि कई स्टेट्स में शायद इलेक्ट्रिसिटी कट का सिचुएशन आ जाए, कई स्टेट्स में शायद इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बढ़ाई जाए और कई स्टेट्स में शायद इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस बहुत हद तक बढ़ सकती है। लेकिन कोल इंडिया के बोर्ड्स ने सामने आकर ये क्लियर किया कि ऐसी कोई सिचुएशंस नहीं है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी में कटौती आ सके। लेकिन हमें डेटा कुछ और बता रहा है। कई ऐसे सेक्टर्स है, कई ऐसे इंडस्ट्रीज है जो आज के टाइम पे ऑल्टरनेटिव एनर्जी का सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सोलर एनर्जी से लेकर विंड एनर्जी तक इन्वॉल्व है। अदानी जैसे कंपनीज भी सोलर एनर्जी पे बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रही है। तो हमें क्या समझना चाहिए, क्या सही में कोल का क्राइसिस चल रहा है या फिर हम एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं? हो सकता है दोनों में से कोई भी एक बात सच हो, लेकिन हम ये जो सॉल्यूशन प्लान कर रहे हैं ये हमारे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। ऑल्टरनेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनके लिए मेजर अपॉर्चुनिटी है जिसमें वो कई सारे जॉब जनरेट कर सकते हैं और साथ में इतने सालों से जो उनका प्रोडक्शन लेवल था वो कई हद तक बढ़ सकता है। तो इसके रहते आपके पास अगर कोई बेटर आइडिया है जो आप ऑल्टरनेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस को और एडवांस बना सकते हैं तो ये इंडस्ट्रीज आपका तहे दिल से वेलकम करेगी विद अ लिक्विडेटिव पोजीशन। दोस्तों, ऑल्टरनेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस को हमारे लाइफ में बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। जिस हिसाब से इस इंडस्ट्री में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, आने वाले कल में शायद हम किसी एक पर्टिकुलर एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे और हमारी लाइफ और ज्यादा ईज आउट हो जाएगी। एस्पेक्ट नंबर 3, स्पेस टेक्नोलॉजी। दोस्तों, सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के ऐसे कई देश स्पेस टेक्नोलॉजी को और एडवांस बनाने की कोशिश में है। दोस्तों, हमारे डे टू डे लाइफ में कई ऐसी चीजें जो हम वायरलेस करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इस इंडस्ट्री में काफी पोटेंशियल है। ड्रोन टेक्नोलॉजी, हाईटेक आर्म्स एंड एम्युनिशन मैन्युफैक्चरर्स और ऐसे कई इंडस्ट्रीज जो सैटेलाइट डेवलप करती है, इनके लिए कई ऐसे अपॉर्चुनिटीज है आने वाले कल में कि वो स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ सके। दोस्तों, हमारी लाइफ डे बाय डे हर एक इंडस्ट्री में, हर एक सेक्टर्स में और एडवांस होते जा रही है और जिसका मेजर कंट्रीब्यूशन है स्पेस टेक्नोलॉजी। दोस्तों, इस इंडस्ट्री की पोटेंशियल्स की कोई सीमा नहीं है।
इसमें जितनी डेवलपमेंट्स, जितनी रिसर्चर्स की जरूरत है उससे कई कम है इस वक्त। और आप सोचिए कि आने वाले कल में ये रिसर्चर्स की वैल्यू क्या होगी, और जब ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होंगे तो इंडस्ट्रीज को ही नहीं, डायरेक्ट कंज्यूमर्स को भी फायदा होगा। एस्पेक्ट नंबर 4, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों यकीन मानिए, स्टॉक मार्केट जो 10 साल पहले हुआ करता था और जो आज है उसमें कई ज्यादा डिफरेंस है। ऑन एन एवरेज पिछले 2 साल से सेबी ने 20 लाख से ज्यादा डीमैट अकाउंट का ग्रोथ देखा है कंसिस्टेंटली। दोस्तों ये नंबर्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि स्टॉक मार्केट इंडिया में एटलीस्ट कुछ लिमिटेड रेंज तक नहीं रहा। स्टॉक मार्केट अब लोगों को समझ में आने लग गया है, लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी शुरुआत कर दी है, कई लोगों ने ट्रेडिंग को अपना प्रोफेशन बनाया है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दोस्तों यूएस में अगर हम कंपेयर करें इंडिया से, तो आज के टाइम पे म्यूचुअल फंड से ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट में पर्सनली निवेश करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशंस भी स्टॉक मार्केट से ही अपने पैसे को ग्रो करके हमें थोड़ा बहुत रिटर्न देते हैं, तो क्यों ना भाई हम खुद ही कर लें। इंडिया में भी ये अवेयरनेस बहुत तेजी से फैल रहा है और यही आपको एक नया अपॉर्चुनिटी भी देता है दोस्तों, कि आप पर्सनली अपने लेवल पर एक छोटा सा निवेश शुरू कीजिए जिसमें आप अपने कैपिटल को ग्रो होते हुए देखें और साथ में स्टॉक मार्केट को भी समझने की कोशिश करें। दोस्तों एक वक्त था जब स्टॉक मार्केट को सिर्फ गैम्बल कहा जाता था। दोस्तों आज के टाइम पे स्टॉक मार्केट एक फुल फ्लेज्ड बिजनेस है। दोस्तों एक टाइम था जब सेबी जैसे रेगुलेटरीज आम रिटेलर्स के लिए कुछ नहीं कर पाती थी, क्योंकि एक बड़े कार्टल्स स्टॉक मार्केट को मैनेज करते थे और मैनिपुलेट करते थे। आज एक टाइम है जब स्टॉक मार्केट में सिस्टमैटिकली निवेश करने के लिए सबका सपोर्ट होता है। दोस्तों स्टॉक मार्केट की परिभाषा काफी हद तक बदल चुकी है। सेबी ने नए रेस्ट्रिक्शंस और नए रेगुलेशंस को लाकर खास करके आम रिटेलर्स को ऑलमोस्ट 0% ग्लिच का एक्सपीरियंस दिया है। नई कंपनीज डेवलप हो रही है और वो चाहती है कि वो भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो। तो दोस्तों इससे हमें यही पता चलता है कि उन कंपनीज के जो बड़े बड़े लेवल के इकोनॉमिस्ट है उन्हें भी पता है कि स्टॉक मार्केट का पोटेंशियल क्या है। क्या हमारे जैसे आम रिटेलर्स इतने बड़े लेवल के इकोनॉमिस्ट को चैलेंज कर सकते हैं जो इतने बड़े बड़े कंपनीज को गाइड करती है स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने के लिए? अगर वो बिना किसी डरे नए होप्स के साथ स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के लिए आ सकते हैं आईपीओ के थ्रू, तो आप अपना छोटा सा अमाउंट से शुरुआत क्यों नहीं कर सकते इन्वेस्टमेंट के थ्रू? स्टॉक मार्केट में इंडियन रेगुलेटरीज काफी सारी इंप्लीमेंटेशंस कर रही है और जिस स्पीड से हम जा रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि आने वाले कल में हम क्रिप्टोज और स्पैक जैसे चीजों में भी नए प्रोपोजिशंस देख सके। एस्पेक्ट नंबर 5, न्यू स्टार्टअप्स। ईयर 2022 माइट बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू स्टार्टअप्स। दोस्तों अगर मैं डेटा के बेसिस पे बात करूं तो मोर देन 600 प्लस ब्रांड्स वाज लॉन्च्ड बिटवीन 2014 to 2020. So that concludes there is an insignificant opportunity for startups. And why I'm so confident about it? दोस्तों 2021 में ही हमने more than 44 fresh unicorns देखे हैं, जिसका मतलब ये है कि आपके पास अगर एक बेटर आइडिया है, एक बेटर प्रपोजिशन है फॉर योर प्रोडक्ट और योर सर्विस, देयर आर पीपल टू फंड यू। और अगर मैं रिसेंट एग्जांपल्स की बात करूं तो रिलायंस रिटेल ने एक स्मॉल साइज न्यू बॉर्न होम डिलीवरी सर्विस कंपनी डंजो को पार्टनर किया है विथ मोर देन 25% ऑफ स्टेक। दोस्तों इफ दिस इज द पोटेंशियल, हु नोस, यू कुड बी द नेक्स्ट। एस्पेक्ट नंबर 6, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों ये तो हम कुछ सालों से देख रहे हैं कि स्मार्टफोन्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हमें डिजिटल एडेप्टेशंस को और ज्यादा एक्सप्लोर करने में मदद कर रहा है। लेकिन आपको यह जानकर खुशी होगी कि भारत एक ऐसा देश है जिसने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने में कई देशों के कंपैरिजन में ज्यादा मदद की। इसके पीछे वजह क्या है? अगर मैं कुछ साल पहले की बात करूं तो हमारे आसपास कई ऐसे गवर्नमेंट पॉलिसीज और सर्कुलेशंस आते थे जिसकी हमें खबर तक नहीं होती थी। लेकिन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से न सिर्फ एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बल्कि एक प्राइवेट एम्प्लॉय को भी सारी गवर्नमेंट फैसिलिटीज और पॉलिसीज के बारे में जानकारी मिलती है, ताकि आम पब्लिक तक वो सारी बातें पहुंचे जो सरकार हमारे लिए करना चाहती है। दोस्तों आज भी ई कॉमर्स बिजनेस इसलिए सरवाइव कर रहा है क्योंकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ने उन्हें सबसे ज्यादा मदद दी। दोस्तों आज हमारे घर पर सब्जियों से लेकर कपड़ों तक
हर चीज की डिलीवरी हो सकती है। दोस्तों ये पॉसिबिलिटीज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ही लेकर आ रहा है। ई कॉमर्स बिजनेस इज ग्रोइंग रैपिडली एवरी डे। प्री कोविड से लेकर पोस्ट कोविड तक हमने ग्रेजुअल इंक्रीज देखा है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज करने में। दोस्तों इस फील्ड में हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स की एक्सटेंसिव डिमांड है, जिसमें कुछ इंडस्ट्रीज है जैसे कि गेमिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वेब एंड ऐप डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AR एंड VR एक्सपीरियंसेस, कंटेंट क्रिएशंस, SEO एंड SEM जैसे कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स है और कई ऐसे प्रोफेशंस है जिसकी हाई डिमांड है। दोस्तों ये डिमांड जितनी है उतनी सप्लाई भी नहीं हो पा रही है, तो आप इमेजिन कीजिए कि इसका पोटेंशियल कितना है और आपको ये इंडस्ट्रीज कितनी ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी दे सकती है। मेरा आखिरी एस्पेक्ट नंबर 7, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। दोस्तों मॉडर्न टेक्नोलॉजी का मतलब यही नहीं कि सिर्फ IT प्रोफेशनल्स और इंजीनियर्स को ही इसका फायदा मिलेगा। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का मतलब यह है कि आज रूरल डेवलपमेंट्स में ग्रास रूट लेवल्स पे कई ऐसे एरियाज है जहां पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी बहुत हेल्प कर रही है। जी हाँ दोस्तों, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर्स में भी यूज हो रहा है। दोस्तों एडवांस ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजीज में और मॉडर्न फार्मिंग में बहुत बड़ा रोल निभाया है। दोस्तों बड़े से बड़े IT प्रोफेशनल्स और कॉर्पोरेट्स अपना ल्यूक्रेटिव जॉब छोड़कर फार्मिंग को अपना फुल टाइम प्रोफेशन बना रहे हैं। इसका एग्जांपल्स मैं अपने आने वाले कंटेंट्स में जरूर लेकर आऊंगा। दोस्तों इस वीडियो को एंड करते हुए मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि टेक्नोलॉजी और हमारे प्रिमिटिव मेथड्स को एक साथ अगर मिलाया जाए तो कई अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। वेल नोन ब्रिटिश कंसल्टेंसी साइबर ने भी अपने एक रीसेंट रिसर्च में भी यही मेंशन किया है कि इंडिया आने वाले कल में 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने को तैयार है, फ्रेंच और ब्रिटिश जैसे इकोनॉमी को भी पीछे छोड़कर। तो हो सकता है कि इस इकोनॉमी के ग्रोथ में हमारा भी कुछ योगदान रहे। तो दोस्तों 2022 को हम एक बेटर अपॉर्चुनिटी के साथ अप्रोच करते हैं और सारे सेफ्टी मेजर्स को मेंटेन करते हुए हम एक बेटर कल के लिए प्लानिंग शुरुआत करते हैं। दोस्तों मैंने वीडियो की शुरुआत में एक अनाउंसमेंट का प्रॉमिस किया था। ओशन हाउस अब सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं रहा। ओशन हाउस एक फुल फ्लेज डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंसी बन चुकी है, जिसकी टीम आपके बिजनेस गोल्स को पूरा करने में मदद करेगी। दोस्तों अगर आप अपने बिजनेस में पोटेंशियल्स देख रहे हैं तो अपने बिजनेस गोल्स को और अचीव करने के लिए हमारी टीम को एक मौका दीजिए। हमारी टीम आपके लिए एंड टू एंड डिजिटल सॉल्यूशंस लेकर आएगी, वो भी आपके बजट के अकॉर्डिंग। दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो के थ्रू आपके मन में अगर 2022 को लेकर कोई भी नेगेटिविटी चल रही थी तो उसे दूर करने में इस वीडियो ने मदद की होगी। और ये भी उम्मीद करता हूं कि 2022 हम सब के लिए एक बेहतर साल बनकर आए। थैंक यू सो मच एंड कीप लविंग।